बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर 16 रोटिंग। यहाँ पर हम पहले बात करेंगे थोड़ी सी एग्ज़ाम के हवाले से। स्टूडेंट्स, आपने पिछले जो 15 लेक्चर पढ़े हैं वो आपके थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंट थे। उनके जो कंसेप्ट थे वो बहुत ज़्यादा अहम थे। उनकी जो थ्योरी थी आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से वो बहुत अहम थी। अब हम बात कर लेते हैं ड्राइंग के जो आपके पास आते हैं क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 16 और 17 के अंदर कुछ ऐसे ग्राफ्स हैं, कुछ ऐसी डायग्राम्स हैं जो आपके पेपर में आ सकती हैं, तो आपने उनको ध्यान के साथ देखना है। मैक्सिमम तो आपके पास यही चांसेस होते हैं कि आपसे नहीं कहा जाता, लेकिन अगर कहा भी गया तो स्टूडेंट्स आपको वेटेड ग्राफ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आपने उसे ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोर्स इंडिपेंडेंस। तो सोर्स इंडिपेंडेंस से क्या मुराद है? स्टूडेंट्स, जब एक पैकेट किसी स्विच के पास आता है तो स्विच ये नहीं देखता कि ये पैकेट कहाँ से आ रहा है, वो बस ये देखता है कि इसे कहाँ लेकर जाना है और इस मंजिल के लिए नेक्स्ट हब कौन सा है। इससे स्विच का काम आसान हो जाता है और पूरे नेटवर्क का नक्शा याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अब आपने इस चीज़ को याद रखना है कि नेक्स्ट हब पर जो होता है, नेक्स्ट हब डेस्टिनेशन डजंट डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ द पैकेट। तो सोर्स ऑफ द पैकेट पर डिपेंड नहीं करती हमारी जो अगली मंजिल होती है, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? सोर्स इंडिपेंडेंस कहते हैं। ये एमसीक्यूज आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इसके हमारे पास बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये हमें ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट रूटिंग को अलाउ करता है। इसके अलावा हमारे पास जो स्विच पैकेट्स होते हैं वो तमाम डेस्टिनेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखने की उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके पास सिर्फ नेक्स्ट हब की इन्फॉर्मेशन होती है, इसीलिए ये टोटल इन्फॉर्मेशन को कम करता है। और डायनेमिक रबर्टनेस, यानी कि डायनेमिक रबर्टनेस कहते हैं हम मजबूती को, उसको क्या कर देता है? ये बढ़ा देता है, इंक्रीज़ कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर नेटवर्क की टोपोलॉजी यानी कि हमारा जो डिज़ाइन है या फिर नक्शा है बदल जाए तो इंटायर नेटवर्क को नोटिफाई किए बगैर नेटवर्क अपना फंक्शन जारी रख सकता है। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड प्लस पॉइंट ऑफ द रिसोर्स इंडिपेंडेंस, कि अगर हम किसी तब्दीली अगर हमें किसी चीज़ की चेंज चाहिए हो, टोपोलॉजी की, हमें नक्शा बनाना हो, तो ज़रूरत नहीं है हमें नेटवर्क को नोटिफाई करने की। हम बगैर नेटवर्क को डिस्टर्ब किए भी ये चीज़ें कर सकते हैं। हायरार्किकल एड्रेसिंग एंड रूटिंग। स्विच के अंदर अब हम ये देखते हैं कि हमारी जो स्विच का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना, उसके साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा होता है। सॉरी, हमारा कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि स्विच के अंदर एक रजिस्टर होता है जिसे हम कहते हैं रूटिंग टेबल। अब वो रूटिंग टेबल क्या कर रहा होता है? उस रूटिंग टेबल के अंदर जिसमें लिखा होता है कि किस मंजिल के लिए कौन सा रास्ता है, यानी कि हर डेस्टिनेशन की का जो रूट है वो स्पेसिफाई होता है उसके अंदर। चूँकि एक ही रास्ते से बहुत सारे शहरों तक जाया जा सकता है, किसी नेटवर्क के अंदर भी एक ही रास्ते से हम डिफरेंट डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, इसीलिए इस टेबल में बहुत सारी डेस्टिनेशन के आगे नेक्स्ट हब लिखा होता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा ही होता है। अक्सर हम अगर रोड की एग्जांपल लें तो अगर आपने कभी पोस्टर्स पढ़े हों, जैसे हम लाहौर कराची जा रहे होते हैं तो हर टूल प्लाजा पर डिफरेंट सिटीज़ लिखे होते हैं कि जो रावलपिंडी है वो इतनी दूर है, जो मुल्तान है वो इतनी दूर है, इसके अलावा जो हमारे पास श्रीनगर है उसका मतलब इतना डिस्टेंस है। तो हर सिटी का नाम लिखा होता है। वो क्यों लिखा होता है? क्योंकि हो सकता है कि जो मुसाफिर है, किसी मुसाफिर की मंजिल हो श्रीनगर, यानी कि उसके लिए नेक्स्ट हब उसका हो श्रीनगर, किसी के लिए ये हो सकता है उसके नेक्स्ट हब हो मुल्तान। इसी तरह डिफरेंट जो सिटीज़ होते हैं, डिफरेंट डेस्टिनेशंस होती हैं, वो एक ही रास्ते से गुजर के जा रही होती हैं। कभी कभार ये होता है कि एक ही रोड श्रीनगर जा रहा है, वही रोड जा रहा है हमारे पास इस्लामाबाद, और वही जा रहा है रावलपिंडी। तो ये वाले जो सिनेरियोज होते हैं सेम हमारे नेटवर्किंग के अंदर भी अक्कर हो सकते हैं। और यही जो प्रोसेस होता है ना, द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग द पैकेट, हम किसी पैकेट को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं रूटिंग। और इन्फॉर्मेशन अबाउट डेस्टिनेशन, जो इन्फॉर्मेशन होती है डेस्टिनेशन की, उसको हम रखते हैं रूटिंग टेबल्स के अंदर। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास स्विच 1 है, यहाँ पर स्विच 2 है और यहाँ पर स्विच 3 है। तो क्या हो रहा है? स्विच ए जो हमारे पास था एंड बी, ये कनेक्ट किया है इसने हमारे स्विच ई और एफ के साथ। इसी तरह सी और डी ने भी कनेक्ट किया है ई और एफ के साथ। अब हो सकता है बी की डेस्टिनेशन हमारे पास क्या हो? ई हो,
और ये भी हो सकता है कि ए की डेस्टिनेशन हमारे पास ई हो, ये भी पॉसिबल है कि ए की डेस्टिनेशन एफ हो और यहाँ पर जो बी है उसकी डेस्टिनेशन हमारे पास ई हो, यानी कि रास्ता एक ही है। ठीक है, यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रास्ता एक ही है लेकिन डेस्टिनेशन एक ही है और एक ही डेस्टिनेशन के लिए हमारे जो रास्ते हैं वो भी सेम हो सकते हैं। डिफरेंट डेस्टिनेशन के लिए भी रास्ता सेम हो सकता है। अभी मैंने आपके सामने किया था कि अब बी है हमारे पास, बी की डेस्टिनेशन हमारे पास क्या है, एफ। ठीक है, और इसी तरह अब ए की डेस्टिनेशन हमारे पास क्या है, ई। तो गुजरा तो ये इसी स्विच के अंदर से है ना, तो सेम एज इट इज़। और अब हमने ऊपर बात की थी जो हमारे पास एड्रेसेस होते हैं वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो हमारे पास 1 और 2 जो हमारे पास था एड्रेस, और आपको ये भी पता है ना कि जब हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें तो वो किसी भी चीज़ का एड्रेस बन जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर। तो इंटरफेस 1 का है ये हमारे पास, इस तरह 1 5 भी इंटरफेस 1 का है, इसी तरह 3 4 हमारे पास 3 4 किसका है, इंटरफेस 4 का है। इसी तरह जो हमारे पास 4 5 है वो भी इंटरफेस 4 का है। इसी तरह हमारे पास जो 2 1 है वो कंप्यूटर ई का है। इसी तरह जो हमारे पास 6 और 3 है, 2 और 6 है, वो हमारे पास कंप्यूटर एफ़ का एड्रेस है। तो ये चीज़ उम्मीद करती हूँ यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई होगी कि हम डेस्टिनेशन के नेक्स्ट हब का एड्रेस कहाँ पर रखते हैं, टेबल्स में रखते हैं। और ये जो फॉरवर्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो हमारी रूटिंग कहलाता है। इन पर्टिकुलर ऑल डेस्टिनेशन ऑफ द सेम, जी हाँ। तो किसी भी पर्टिकुलरली जो डेस्टिनेशंस होती हैं उन सेम स्विच है, सेम स्विच पर सेम रास्ते हो सकते हैं। और यही हमारी जो रूटिंग होती है, यहाँ पर आकर हमारे जो टेबल होते हैं वो कोलैप्स कर सकते हैं। ये देखें 1 एनीथिंग, यानी कि यहाँ पर हम 1 लगा लें, यहाँ पर चलते हैं हम, यहाँ पर 1 देखें। अब 1 के साथ 5 का भी तो कॉम्बो था ना, इसी तरह 1 के साथ 2 का भी कम्बिनेशन है। तो अब हमने देखा कि 1 का जो रास्ता है वो 3 बार या 3 डिजिट के साथ रिपीट हो रहा है। कभी वो 1 के साथ आ रहा है, कभी वो 2 के साथ, कभी 5 के साथ। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कुछ इस तरह से इसके डेस्टिनेशन को डिफाइन कर दिया कि 1 और एनीथिंग, यानी कि अब इसके साथ कुछ भी लग सकता है। ये हमारा इंटरफेस 1 के लिए। इसी तरह 3 है तो 3 भी डिफरेंट हमारे रस्तों के साथ डील कर रहा था। जैसे 2 वाले के साथ इसकी कम्बिनेशन था, यहाँ पर देखें 2 वाले के साथ था, 5 वाले के साथ था। तो हमने यहाँ पर एनीथिंग लिख दिया कि इसके साथ जो हमें ज़रूरत है हम उसी डेस्टिनेशन पर चले जाएंगे। और इसी तरह लोकल कंप्यूटर है तो 2 के साथ हमारे लोकल कंप्यूटर का कौन सा रिलेशन बन रहा था, 1 का और 6 का। तो यहाँ पर हम 1 भी लिख सकते हैं और 6 भी लिख सकते हैं। अब लॉन्ग किस तरह से आता है स्टूडेंट्स, हाँ जी, तो आपके पास इसी तरह का टेबल बना होगा। तो आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, आपको क्या कहा जाएगा कि आपने ऑल डेस्टिनेशन ऑन सेम स्विचेस को उसके नेक्स्ट सेम स्विच पर क्या करवाना है, उसकी नेक्स्ट स्विच पर मूव करवाना है। तो अब आपने क्या करना है, इस टेबल को कोलैप्स कर दो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली। तो आपने जो स्पेसिफिक रूटिंग को बनाकर जो आपने कोलैप्स टेबल बनाना है वो कुछ इस तरह से होगा। बस इस टेबल को आपने देखकर इसकी कोलिजन करवा देनी है इसी के अकॉर्डिंग। जो हमारे नंबर रिपीट हो रहे हैं वहाँ पर एनीथिंग लिख देना है और जो यूनिक है वहाँ पर हमने एज इट इज़ कर देना है। नेक्स्ट हम चलते हैं। और यह भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि आपके पास ये सर्किट हो और आपने इसकी डेस्टिनेशन जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन हब है उसको क्रिएट करना हो। तो ये लॉन्ग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रूटिंग इन वैन। अब जैसे जैसे हमारे पास कंप्यूटर ज़्यादा होंगे, इंफॉर्मेशन की ट्रैफिक भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। अब मज़ीद लिंक्स और पैकेट स्विचेस का इजाफा करके वैन की कैपेसिटी जो होती है हम उसे बढ़ा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पैकेट स्विच के साथ कंप्यूटर भी अटैच हो। ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर पैकेट के साथ हमारा कंप्यूटर अटैच होगा। अटैच कंप्यूटर के लिहाज से स्विच की हम 2 टाइप्स रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब देखें हमने किस चीज़ को डिस्कस किया है कि स्विच अकॉर्डिंग टू अटैच कंप्यूटर। हमारे पास 2 सिनेरियो हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर स्विच के साथ ही कंप्यूटर अटैच हो, लेकिन अगर स्विच के साथ कंप्यूटर अटैच है तो उसकी 2 हमारे पास टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं इंटीरियर स्विच और दूसरे को हम कहते हैं एक्सटीरियर या फिर एक्सटर्नल जो होता है वो स्विच एक्सटीरियर। अब इंटीरियर स्विच क्या होता है, वो स्विच जिसके साथ कोई कंप्यूटर अटैच ना हो उसे हम कहते हैं इंटीरियर। और एक्सटीरियर हमारे पास कौन सा होता है, वो स्विच जिसके साथ कंप्यूटर अटैच हो यानी कि एक्सटीरियर। अब देखें इन दोनों की अगर हम मिसाल देखें, इंटीरियर स्विच की मिसाल शहर के बाहर बने हुए बाईपास या मोटरवे एक्सचेंज की है जिस पर कोई घर नहीं होता, बस गाड़ियां सफ़र करती हैं या गाड़ियां गुजरती हैं। जबकि एक्सटीरियर स्विच की मिसाल मोहल्ले की सड़क की है जिसके इर्द गिर्द घर भी बने होते हैं यानी कि कंप्यूटर्स भी
बने होते हैं। तो ऐसे ही होता है कभी कभार, तो हमें जो कम्युनिकेशन करनी होती है ऐसी जगह पर होती है कि वहाँ पर हमारे डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं, एक ही प्लेस पर हो रही होती है, एक्सटर्नली हो रही होती है, कंप्यूटर से कंप्यूटर के अंदर ही, और कहीं पर हमने एक जगह से दूसरी जगह करना होता है जहाँ पर कंप्यूटर्स अटैच नहीं होते, हवा के ज़रिए हमारे सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। दोनों में हो तो खैर हमारा वैन वाला ही तरीका यूज़ हो रहा होता है, लेकिन इसके डिफरेंट केस आ जाते हैं जो हमने CS 601 में पढ़ने हैं डेटा कम्युनिकेशन में। तो मेरी वो सीरीज़ भी आप ज़रूर देखिएगा। इट शुड हैव नेक्स्ट यूनिवर्सल रूटिंग। अब हमारे पास यूनिवर्सल रूटिंग में क्या आ जाता है, इट शुड हैव नेक्स्ट हब फॉर ईच पॉसिबल डेस्टिनेशन। तो स्टूडेंट्स ये MCQs आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्सल रूटिंग का असूल हमारे पास ये होता है कि इसके पास हर पॉसिबल डेस्टिनेशन के लिए नेक्स्ट हब होना ही चाहिए। MCQs कुछ इस तरह से आता है, डैश हैव नेक्स्ट हब फॉर ईच पॉसिबल डेस्टिनेशन। डिफरेंट ऑप्शंस होंगे तो आपने क्या सिलेक्ट करना है, यूनिवर्सल रूटिंग इज़ अ टाइप ऑफ रूटिंग वेयर इट शुड हैव नेसेसरी नेक्स्ट हब फॉर ईच पॉसिबल डेस्टिनेशन। तो ये वाला MCQs आपके क्विज में भी आया है। ऑप्टिमल रूट्स क्या होते हैं हमारे पास, द नेक्स्ट हब इन अ टेबल मस्ट हैव शॉर्टन पाथ टू द डिस्टेंस। तो जहाँ पर बात आ जाती है हमारे पास शॉर्टर पाथ की, तो वो होता है हमारे पास ऑप्टिमल रूट, यानी कि ऐसा टेबल जिसके अंदर जो हमारे पास रूटिंग है उसके लिए बहुत छोटा और सबसे ज़्यादा तेज़ जो रूट होता है वो हमारा ऑप्टिमल पाथ होता है। इन दोनों की डेफिनेशन को याद रखना है। अब हमारे पास है मॉड्यूलिंग अ वैन। अब हम किस तरह से मॉड्यूल कर सकते हैं वैन को। स्टूडेंट्स, जब इंजीनियर ने कागज़ पर एक बड़ा सा नेटवर्क ड्रॉ करना होता है तो वो हर कंप्यूटर की तस्वीर नहीं बनाते, वो बस मेन स्विचेस का गोल जो दायरा होता है या नोड्स होते हैं, उनके नोड से उनके दरमियान से तारों के जो एजेस होते हैं उनको जाहिर करते हैं, ताकि नेटवर्क का जो पूरा का पूरा नक्शा है वो आसानी के साथ समझ आ सके। ये देखिए अब ये किस तरह से होता है। ऊपर का जो टेक्स्ट है वो हमने पढ़ लिया है कि जब उन्होंने बनाना होता है तो वो पूरा का पूरा कंप्यूटर नहीं बनाने बैठ जाते कागज़ के ऊपर, बल्कि वो क्या करते हैं, वो शो करवाते हैं नोड्स को गोल दायरों से, और उसकी जो एजेस होते हैं उनको तारों की लकीरों से शो करवाते हैं। अब ये देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर जो गोल दायरा है वो हमारे पास क्या है, ये देखें। अब ये तो हमारे पास असली सर्किट है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये आपके पास लॉन्ग में कैसे आएगा, आपके पास होगा ये इस तरह की इमेज बनी होगी और आपने इसे क्या करना होगा, इसे मॉड्यूल करना है एज अ वैन। तो आप किस तरह करेंगे, आपके पास A है, ठीक है, नंबर 1 पर जो कंप्यूटर है इसको आपने सर्कल से शो करवा दिया। अब ये जो डिफरेंट स्विचेस हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं उसको आपने वायर के साथ, यानी कि एजेस को आपने वायर के साथ शो करवा दिया। अब देखें कंप्यूटर नंबर 1 कनेक्टेड है 3 के साथ, ठीक है, और 3 कनेक्टेड है 2 के साथ। तो हमने 1 बनाया, कंप्यूटर नंबर 1 बनाया, कंप्यूटर नंबर 2 बनाया, 3 बनाया एंड 4। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं। हाँ जी, तो कंप्यूटर 1 किसके साथ अटैच था, 3 के साथ। हमने इसको 3 के साथ अटैच करवा दिया। दूसरे नंबर पर हमने देखा, हाँ जी 3 के साथ है। अब 3 वाले से कहाँ से निकल रही है वायर, 3 से अटैच है 2 के साथ भी, तो हमने 3 से वायर निकाली। अब इसके साथ एरो हेड का कोई मसला नहीं है, आप जहाँ मर्जी इसको ड्रैग करवा दें। हमने इसको अटैच करवा दिया अपने कंप्यूटर नंबर 2 के साथ। अब देखें कंप्यूटर नंबर 2 को देख लेते हैं। कंप्यूटर नंबर 2 3 के साथ अटैच था तो वो हम बना चुके हैं। अब कंप्यूटर नंबर 2 ही 4 के साथ अटैच है तो हमने इसका 4 के साथ लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखिए हमारा जो कंप्यूटर नंबर 3 है ना वो 4 के साथ भी अटैच है, ठीक है, तो हमने इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया। तो ये वाला भी आपके लॉन्ग में आ सकता है, सिर्फ आपने ज्वाइन करना होगा या फिर इसको आपने सिंप्लीफाइड बनाना होगा डायग्राम को। नेक्स्ट हमारे पास है रूट कंप्यूटेशन विद अ ग्राफ। तो आपने ग्राफ की हेल्प से करनी है। ये किस तरह होगा स्टूडेंट्स, ये मैंने ऊपर भी आपको बता दिया था कि हम डेस्टिनेशन, हम 4 डेस्टिनेशंस बनाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4, क्योंकि ये चारों एक दूसरे को यूज़ कर रही हैं। आप पहले पर देखें हमारा जो पहला कंप्यूटर है, कंप्यूटर नंबर 1, वो उसके ऊपर कोई भी नहीं आ रही, ठीक है, वो किसी की डेस्टिनेशन नहीं है, ऐसा ही है ना, यहाँ से सिर्फ हमारे निकल रही है, ये सोर्स ही है। तो यहाँ पर हमने खाली का निशान लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे पास डेस्टिनेशन नहीं थी, इसका नेक्स्ट हब नहीं था। फिर हमारे पास 2 आ जाता है, नंबर 2। तो नंबर 2 किस किस का है, नंबर 2 एक तो 3 का है और नंबर 2 दूसरा है 4 का। नो स्टूडेंट्स, इसको ना इन्होंने तमाम जो पॉसिबल वेज होते हैं उनके साथ कंबाइन किया हुआ है, यानी कि पेयर्स बनाए हुए हैं। जिस तरह आपने वो प्रोबेबिलिटी वाला पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन, तो वही वाला जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है ना उसे यूज़ करके इन्होंने डिफरेंट जो हमारे पास
सिचुएशंस है उनको क्रिएट किया हुआ है। जैसे अब नोड 1 के लिए उन्होंने 4 जो डेस्टिनेशन है उनको सेट किया, इसी तरह नोड 2 के लिए किया हुआ है। तो ये वाली जो फिगर है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही इसको समझना, क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, इसके लिए हमें काफ़ी सारी मैथ करनी पड़ेगी, तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिडंडेंट रूटिंग इन्फॉर्मेशन। तो रिडंडेंट रूटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है, बाज़-औक़ात एक स्विच के पास आगे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। ऐसे में टेबल के अंदर हर मंजिल के लिए एक ही रास्ते का नाम बार बार लिखना बेवकूफ़ी है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिडंडेंसी। देखिए ना, अब ऊपर भी हमने देखा था कि एक हर मंजिल तक जाने का ना हमारे पास एक ही रास्ता है। अब देखें यहाँ पर क्या था, हमारे पास 1 3 2 3। अब देखिए अगर 2 3 2 के पास आ रहा होता हम फिर से उसकी बना देते, और इसी तरह अब फिर से हमारे पास जो एक और सिनेरियो आ सकता है, 4 से 2 पर जा रहा है और 2 से फिर 4 पर जा रहा है। तो इस तरह की जो हम बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स करते हैं ना अपने नेटवर्क को, जैसे अब यहाँ पर किया हुआ है, यहाँ पर जो कम्प्लेक्सिटी ऐड की हुई है, यही करना हमारे पास रिडंडेंसी होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए चीज़ को टफ बना देता है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे अब मिसाल के तौर पर अगर आप एक ऐसी गली में रहते हैं जिसका बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, यानी कि डेड एंड स्ट्रीट, हम दोनों तरफ से उससे बाहर नहीं निकल सकते, तो आपने शहर में कहीं भी जाना हो आपको उसी एक रास्ते से निकलना पड़ेगा। तो हर जगह के लिए बार बार रास्ता बताने की ज़रूरत नहीं रहती। कभी कभार ऐसी स्ट्रीट्स होती है ना स्टूडेंट्स, जो दोनों तरफ से दोनों तरफ से खुली नहीं होती, एक एंड उसकी ओपन होती है और दूसरी एंड पर किसी का घर होता है या फिर कोई भी शॉप होती है। तो यही समझ लें आप हमारा जो रिडंडेंट रूटिंग होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमने ये बताना है कि ये इसके लिए डिफरेंट सिटी के लिए हम इस गली में किस तरह आ सकते हैं, क्योंकि उसका तो रास्ता ही एक है और उसको बार बार डिफ़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं होती। डिफ़ॉल्ट रूट्स हमारे पास क्या होते हैं, अब देखें हमने इस रिडंडेंसी को ख़त्म तो करना था ना, इस रिडंडेंसी को ख़त्म करने के लिए हमारे पास आता है डिफ़ॉल्ट रूट। तो हम डिफ़ॉल्ट रूट का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम टेबल में सिर्फ वो रास्ता लिखते हैं जो ख़ास है, ठीक है, और आखिर भी लिख देते हैं। बाकी किसी भी ऐसी जगह जाना हो तो इस जिसका नाम इस टेबल में नहीं है वो इस मेन यानी कि डिफ़ॉल्ट रास्ते पर चलेगा, और इससे हमारा जो टेबल होता है उसका जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे आपके मोहल्ले में चौकीदार को पता है कि आपका घर कहाँ है और आपके कज़न्स का घर कहाँ है, यानी कि एक्सप्लिसिट रूट। लेकिन अगर इसने किसी ऐसी जगह का पूछ लिया जाए जो इसे ना पता हो, तो वो कहता है भाई आप मेन रोड पर जाएं, वहाँ से रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, अगर टेबल के अंदर ही तमाम जो डेस्टिनेशन के एड्रेसेस मौजूद हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं मौजूद तो हम डिफ़ॉल्ट रास्ते को यूज़ कर लेते हैं। वही स्टूडेंट्स शॉर्टकट, अब आपकी सिटी के कितने ही शॉर्टकट होंगे, लेकिन जो स्ट्रेंजर है उस बंदे को तो नहीं पता ना कि शॉर्टकट कौन सा है आपके घर तक पहुंचने का या फिर किसी स्पेसिफिक जगह पर पहुंचने का। तो अगर आप मुकामी हैं तो आप तो जल्दी से वो शॉर्टकट ले लेंगे, लेकिन आपका जो स्ट्रेंजर है उसे तो आप यही कहेंगे ना कि ये डिफ़ॉल्ट रूट है, यहाँ से जाओ आगे आगे, फिर आपका जो नेक्स्ट हब आएगी आप उसका एड्रेस दे देंगे और फिर वो एक ट्रैक पर मूव करता जाएगा। तो यही हमारे पास सिनेरियो होता है। अब यहाँ पर देखें जो टेबल बनाया हुआ है, ये जो ऊपर टेबल बनाया था ना उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये किस तरह से हुआ है, अब देखिए ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपके 1 3 को रिपीट किया हुआ है, ठीक है। 3 4 2 3 4 जो हमारे पास नोड्स हैं उनको जाने के लिए एक ही रास्ता है, तो हम क्या करेंगे, हम स्टैटिक का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह अब आपकी जो 2 के लिए भी रूट नहीं था और नेक्स्ट हमने स्टैटिक का यूज़ किया है यहाँ पर नोड सेकंड पर। तो देखें अब 3 और 4 के पास जाने का ऑलमोस्ट हमारे पास एक ही रास्ता था, यानी कि 2 और 2 रिपीट हो रहे थे, तो वहाँ पर भी हमने एक स्टैटिक ऐड कर दिया। लेकिन ये आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर जो मैंने 2 डायग्राम्स पढ़ाई हैं वो इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ लेसन अच्छा रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।